हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 26 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 27 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब की बार रिट पार आपको करनी है और अगर आपने पिछले 26 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। रेट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। परीक्षा नजदीक है। दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 27 नंबर का मॉडल पेपर। ये परीक्षा पैटर्न रहने वाला है जिसमें कुल 6 भाग होंगे और 6 भागों के माध्यम से दोस्तों अपन 150 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला भाग आता है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ेंगे भाग 1 के अंदर। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और दोस्तों, कौन से भाग में आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं वो आपको चेक करना है और दोस्तों टेस्ट आपको पूरा देना है। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, कमलनाथ जो पर्वत चोटी है वो कहां पर है? उदयपुर में है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ऋषिकेश कहां पर है? तो दोस्तों ऋषिकेश है ये सिरोही जिले के अंदर है, बिल्कुल सही है। सायरा है ये दोस्तों उदयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। इसराना भाकर है, यहाँ पर अलवर दे रखा है दोस्तों। इसराना भाकर है ये चोटी कहां पर है? तो ये जालोर के अंदर है। कहां पर है? जालोर में। यहाँ पर इसमें अलवर है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप निम्नलिखित में से कौन से है? मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप निम्नलिखित में से कौन से है? तो वो है दोस्तों बरखान। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले होते हैं उन्हें दोस्तों बरखान कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो दोस्तों कहां पड़ती है? तो ये बांसवाड़ा में पड़ती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बांसवाड़ा में। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें, अम्लीय मृदा में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अम्लीय मृदा में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, चूना का प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चूना का प्रयोग है वो इसमें किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल घोषित किया गया था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1985 में। कब किया गया था? 1985 में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा है वो पाई जाती है? तो दोस्तों कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसमें बलुई मृदा है वो पाई जाती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बलुई मृदा है वो पाई जाती है मित्रों। 7 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, जयसमंद झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। जयसमंद झील के बारे में बताना है दोस्तों। असत्य कथन का निर्माण है वो असत्य कथन है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे देखिए इस झील का निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। देखिए, नाम आपको पता चल रहा होगा जयसमंद झील, तो जय का मतलब क्या होगा दोस्तों? यानी कि इस झील का निर्माण किसी जयसिंह नामक राजा ने करवाया था। यानी कि दोस्तों महाराणा जयसिंह, मेवाड़ के महाराणा थे जयसिंह, उन्होंने दोस्तों इस झील का निर्माण करवाया था। जगत सिंह प्रथम अगर करवाते तो ये अपने नाम के ऊपर ही करवाते, तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। आगे देखिए, यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों
देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम और मीठे पानी की झील है दोस्तों ये जसमंद झील। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। और देखिए इसमें इस झील पर 9 टापू बने हैं जिसमें सबसे बड़ा टापू प्यारी है। दोस्तों इस झील के ऊपर 7 टापू है वो बने हुए हैं। कितने? 7 टापू बने हुए हैं जिसमें दोस्तों सबसे छोटा टापू है प्यारी। यहाँ पर देखिए बड़ा टापू लिखा हुआ है। तो सबसे छोटा टापू तो है प्यारी और सबसे बड़ा टापू है वो है बाबा का भाकड़ा। ठीक है, तो ये कथन दोस्तों सारे के सारे ही गलत है, सारे के सारे ही गलत हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 तीनों ही असत्य कथन है। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों कोठारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो है दोस्तों दिवेर की पहाड़ियां, ये कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान हो रहा है? प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान रहा है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है केवलादेव अभ्यारण्य। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा केवलादेव अभ्यारण्य। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के आखेट निषेध क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? राजस्थान के आखेट निषेध क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों साथीन जो आखेट निषेध क्षेत्र है वो दोस्तों जोधपुर में है, बिल्कुल सही बात है। सैथल सागर है ये दोस्तों दौसा में है। और जरोदा है ये दोस्तों नागौर के अंदर है। और जोड़िया दोस्तों जोड़िया है ये अलवर में स्थित है। जोड़िया आखेट निषेध क्षेत्र है ये अलवर में है, पाली के अंदर नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, जैविक खेती अपनाने वाला पहला जिला कौन सा है? बताइए, जैविक खेती को अपनाने वाला पहला जो जिला है वो है दोस्तों डूंगरपुर। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर डूंगरपुर। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये कुल जनसंख्या का दोस्तों 8.86, देखिए राजस्थान की कुल जनसंख्या है वो 8.86 करोड़ है लगभग। ठीक है, और ये भारत की जनसंख्या का दोस्तों 567 यानी कि 5.67% है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रेड कोर कब स्थापित किया गया था? रेड कोर कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों रेड कोर की जो स्थापना है वो दोस्तों अक्टूबर 2004 में हुई थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अक्टूबर 2004 में हुई थी। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के कितने जिलों में पेट्रोलीफेरस बेसिन विस्तृत है? राजस्थान के कितने जिलों में पेट्रोलीफेरस बेसिन विस्तृत है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 14। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 14। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे झूठा सोना के नाम से प्रसिद्ध पाइराइट्स का उत्पादन होता है। बताइए, झूठा सोना के नाम से प्रसिद्ध पाइराइट्स का उत्पादन होता है तो दोस्तों कहां पर होता है? तो दोस्तों ये होता है सलादीपुर सीकर में। सलादीपुर सीकर में बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, पर्यटन पुलिस तैनात करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पर्यटन पुलिस तैनात करने वाला दोस्तों पहला राज्य है वो राजस्थान ही है। ठीक है, आमेर जंतर मंतर यहाँ पर दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम पर्यटन पुलिस है वो नियुक्त की गई है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न है, सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति के मुखिया को दोस्तों क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोतवाल। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सॉरी, कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए एक ही सुमेलित है, बाकी 3 इसमें गलत दे रखे हैं। तीर्थराज मेला है वो कहां पर लगता है? तो दोस्तों ये धौलपुर में लगता है। यहाँ पर उदयपुर है वो गलत दे रखा है। गरुड़ मेला है ये बंसी पहाड़पुर भरतपुर में लगता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, गरुड़ मेला है ये बंसी पहाड़पुर भरतपुर में लगता है। विरात्रा माता का मेला है ये दोस्तों अजमेर यहाँ पर दे रखा है, गलत हो जाएगा, ये बाड़मेर में लगता है दोस्तों विरात्रा माता मेला। जगदीश मेला है दोस्तों यहाँ पर पाली दे रखा है, गलत हो जाएगा, ये गोनेर जयपुर में लगता है दोस्तों ये जगदीश मेला। अब इसमें एक ही सुमेलित है, बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही।
19 नंबर का प्रश्न है, अग्नि नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अग्नि नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए, यह नृत्य चरणदासी संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है, गलत हो जाएगा। चरणदासी नहीं, जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का प्रमुख केंद्र कतियासर बीकानेर है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इस नृत्य को बीकानेर महाराजा अनूप सिंह ने प्रोत्साहन दिया था, तो गलत हो जाएगा। अनूप सिंह ने नहीं, महाराजा दोस्तों गंगा सिंह ने प्रोत्साहन दिया था, गंगा सिंह ने, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ एक ही कथन सत्य है और वो है केवल 2, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, केवल 2। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भूरीलाल जी तथा गिरिराज जी प्रसाद भूरीलाल जी तथा गिरिराज प्रसाद जी का संबंध निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य से है? बताइए किस लोक नाट्य से है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है नौटंकी लोक नाट्य से है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? अलगोजा है, बांसुरी है, मोरचंग है, लेकिन मादल नहीं है। मादल है ये दोस्तों एक अवनद वाद्य यंत्र है ये, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? असुमेलित है वो बताना है। देखिए, खेल का सामान है वो दोस्तों हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। कोफतगिरी है ये दोस्तों अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। बादला बीकानेर दे रखा है, गलत हो जाएगा। बादला तो दोस्तों जोधपुर के प्रसिद्ध है, जिसमें पानी ठंडा रखा जाता है, जिंक निर्मित ये पानी की बोतल होती है, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। खेती के औजार है वो दोस्तों नागौर के प्रसिद्ध हैं, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसका शासनकाल अलवर चित्र शैली का स्वर्णकाल कहलाता है? निम्नलिखित में से किसका शासनकाल अलवर चित्र शैली का स्वर्णकाल कहलाता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये कहलाता है विनय सिंह का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विनय सिंह। 24 नंबर का प्रश्न है, काकनबाड़ी का किला कहाँ स्थित है? काकनबाड़ी का किला है ये दोस्तों अलवर में स्थित है, बी नंबर ऑप्शन सही। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पटवों की हवेली, नथमल की हवेली और कुलदरा की हवेली, ये तीनों की तीनों हवेलियां हैं वो दोस्तों जैसलमेर में है, लेकिन यहाँ पे पुष्य हवेली है, ये जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में, जैसलमेर में नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक संत का संबंध सांबला गांव डूंगरपुर से है? किस लोक संत का संबंध सांबला गांव डूंगरपुर से है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संत मावजी का जन्म हुआ था दोस्तों, संत मावजी का जन्म हुआ था सांबला गांव डूंगरपुर में, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो दोस्तों वो की जाती है किसकी? तो दोस्तों वो है देखिए रूपनाथ जी, ठीक है। रूपनाथ जी यानी कि हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो रूपनाथ जी, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊं इसमें दोस्तों जरडा जी है, ये पाबू जी के भतीजे थे जिन्होंने जिंदराव खिची को मारकर अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लिया था, इन्हें ही रूपनाथ है वो कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश में दोस्तों बालकनाथ जी के रूप में इनकी पूजा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न है, घटियाला अभिलेख का संबंध किस प्रतिहार शासक से है? तो वो है दोस्तों कक्कुक, ठीक है। कक्कुक दोस्तों मंडोर के प्रतिहार शासक कक्कुक ने 1861 ईस्वी में 2 शिलालेख लगवाए थे, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन। 29 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1998 में भीलवाड़ा जिले में निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो कौन से स्थल की खुदाई की गई थी दोस्तों 1998 में भीलवाड़ा जिले में? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लाछुरा में, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लाछुरा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? विषम घाटी पंचानन की संज्ञा है वो दोस्तों किसे दी गई है? तो वो राणा हम्मीर को दी गई है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें देखिए 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन बैठा था?
1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन बैठा था? तो दोस्तों कौन बैठा था? तो वो बैठा था ईश्वरी सिंह। ठीक है, ईश्वरी सिंह जो सवाई जयसिंह के दोस्तों ज्येष्ठ पुत्र थे। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित मारवाड़ के राठौड़ शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो इनमें से देखिए, राव आस्थान, राव सिहा, राव दुहड़ और राव रायपाल। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश की जो स्थापना है वो राव सिहा के द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले दोस्तों राव सिहा आएगा इसमें, फिर आएंगे दोस्तों इसमें राव आस्थान, ठीक है, फिर आएंगे दोस्तों इसमें राव दुहड़, ठीक है, और फिर आएंगे दोस्तों इसमें राव रायपाल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 2-1-3-4, 2-1-3-4 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला व्यक्तित्व कौन थी? कौन है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला व्यक्तित्व कौन है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों रतन शास्त्री। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रतन शास्त्री। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डाबी किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए कौन शहीद हुए थे? डाबी किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते समय कौन शहीद हुए थे? तो दोस्तों उनका नाम है नानक जी भील। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नानक जी भील। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा थी, निम्नलिखित में से सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था? मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा थी, निम्नलिखित में से कौन यानी कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च पाव सिरोपाव है वो कौन सा था? सर्वोच्च सिरोपाव है वो कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो था हाथी सिरोपाव। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न है, हीराबाड़ी का युद्ध निम्नलिखित में से या निम्न में से किन के मध्य लड़ा गया था? हीराबाड़ी का युद्ध है वो दोस्तों किन के मध्य लड़ा गया था? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मालदेव राठौड़ जो मारवाड़ के शासक थे और दौलत खां जो नागौर के थे, इनके मध्य दोस्तों हीराबाड़ी का युद्ध है वो लड़ा गया था। तो यहाँ पर 1533 ईस्वी में। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ढूंढानी मेवाड़ी तथा हाड़ौती का प्रभाव निम्न में से किस बोली पर आता है? ढूंढानी मेवाड़ी तथा हाड़ौती का प्रभाव निम्न में से किस बोली पर आता है? तो दोस्तों कौन सी बोली पर आता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा खेराड़ी पर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, और ये खेराड़ी है, ये मारवाड़ी की उपबोली भी है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 38 नंबर का प्रश्न है, वे राजस्थानी ग्रंथ जिनमें उर्दू और फारसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है कहलाते हैं। वे राजस्थानी ग्रंथ है जिनमें उर्दू और फारसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, वे कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं दोस्तों द्वावेत। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द्वावेत कहलाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति चित्राम नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? राजस्थानी संस्कृति चित्राम नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों कौन है? तो वो है जहूर खां मेहर। जहूर खां मेहर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, गोरा बादल री थिपाई नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? तो वो की थी हेमरतन सूरी ने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हेमरतन सूरी ने। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य से निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय से संबंधित दोस्तों 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों अपन ने भाग 1 के अंदर 40 प्रश्न पढ़े थे, अब अपन भाग 2 के अंदर 25 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, रीमा दत्ता का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो दोस्तों कौन से खेल से है? तो ये तैराकी से संबंधित है दोस्तों। ये बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तैराकी से संबंधित है। इन्हें राजस्थान की जलपरी भी कहा जाता है। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, जागती ज्योत मासिक पत्रिका का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? जागती ज्योत मासिक पत्रिका का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो वो है दोस्तों बास्केटबॉल। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बास्केटबॉल। 44 नंबर का प्रश्न है, गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? तो ये प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में स्थित है ये। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा छोटी सादड़ी, सी नंबर का ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध नेड़ा की छतरिया कहाँ पर स्थित है? नेड़ा की छतरिया कहाँ पर है? तो दोस्तों ये अलवर में है नेड़ा की छतरिया, ठीक है, अलवर के सरिस्का वन के समीप है ये। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। 46 नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजन इकाई कहाँ पर स्थापित की गई है? तो दोस्तों ये दोस्तों वर्तमान में तो ये बंद है, लेकिन 1967 के अंदर चेकोस्लाविया के सहयोग से अजमेर में स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अजमेर। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गांव कसीदा युक्त जूतों के लिए प्रसिद्ध है? कसीदा युक्त जूतों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है दोस्तों बड़ू गांव नागौर, बड़ू गांव नागौर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो दोस्तों इसका मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की जो शुरुआत है ये 29 मार्च 2025 को की गई, 29 मार्च 2025 को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे देता है? राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न है, संसद, विधानसभा तथा स्थानीय संस्थाओं के चुनाव का जिला स्तर पर नियंत्रण एवं प्रबंध कौन करता है? बताइए। संसद, विधानसभा एवं स्थानीय संस्थाओं के चुनाव का जिला स्तर पर नियंत्रण एवं प्रबंध कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? तो वो करता है जिलाधीश। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिलाधीश। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नहीं है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन की बात कही गई है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 164 के अंदर राज्य के मंत्रियों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 163 के अंदर राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान है, और उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो होता है दोस्तों मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण का दोस्तों इसमें उल्लेख नहीं है। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए इसमें माता पिता से किसी बालक का प्राकृतिक सौतेला या दत्तक पिता या माता अभिप्रेरित है, बिल्कुल सही है। इसमें असुविधाग्रस्त समूह के केवल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं अभिप्रेत है, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों इसमें देखिए सारे ही आ जाते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, सामाजिक संस्कृति, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग, ऐसी मतलब सभी आ जाते हैं इसके अंदर, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें ये सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं के बारे में कही गई बात है वो असत्य है, इसमें सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसमें ये दोनों कथन भी सही है। अनुवीक्षण पद्धति किसी अनिश्चित पद्धति से भिन्न दूसरों पर अधिमानता में किसी बालक के प्रवेश के लिए चयन की पद्धति अभिप्रेत है, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में बनाए गए नियमों पर द्वारा विहित अभिप्रेत है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 53 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए 200 बालकों के ऊपर होने पर छात्र शिक्षकों का अनुपात क्या होगा? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए 200 बालकों के ऊपर होने पर छात्र शिक्षकों का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों वो होगा इसमें देखिए प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा, ठीक है। प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40 से ऊपर नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा?
दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे निःशुल्क राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के निर्देशक कौन होंगे? प्रारंभिक शिक्षा के निर्देशक कौन होंगे? तो दोस्तों वो होंगे प्रारंभिक शिक्षा का विभागाध्यक्ष। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 55 नंबर प्रश्न है, राजस्थान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय होगा, प्राथमिक विद्यालय होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है कक्षा 1 से 5 तक। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कक्षा 1 से 5 तक। 56 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वर्तमान में राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक के लिए निम्नांकित में से कौन सी प्रबंधन समिति कार्यशील है? वर्तमान में राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक के लिए निम्नांकित में से कौन सी प्रबंध समिति कार्यशील है? तो दोस्तों कौन सी प्रबंध समिति कार्यशील है? तो वो है दोस्तों इसमें विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, जिसको बोलते हैं SDMC। ठीक है, नेक्स्ट है आगे देखिए यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के संबंध में निम्नांकित में से कितने माह की अवधि तक ब्रिज कोर्स चलाया गया था? ब्रिज कोर्स चलाया गया था, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है 3 माह तक है दोस्तों ये ब्रिज कोर्स है वो चलाया गया था। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है, नो बैग डे का मुख्य उद्देश्य क्या है? नो बैग डे का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नो बैग डे। तो इसमें हो जाएगा विद्यार्थियों के समग्र विकास की विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं समता पहचान को बढ़ावा देना, यह है दोस्तों नो बैग डे का मुख्य उद्देश्य। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर शिक्षा निर्देशालय का गठन है वो कब किया गया? तो दोस्तों शिक्षा निर्देशालय का जो गठन है वो दोस्तों कब किया गया? तो ये 1950 में किया गया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व निम्नांकित में से कहां पर शिक्षा का केंद्र स्थापित नहीं था? बताइए, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नांकित में से कहां पर शिक्षा का केंद्र स्थापित नहीं था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर में। यहाँ पर है डी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए स्वतंत्रता से पूर्व अजमेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में शिक्षा के केंद्र है वो स्थापित किए गए थे, बीकानेर में नहीं था। डी नंबर का ऑप्शन सही। 61 नंबर का प्रश्न है, दूध का दूध पानी का पानी अभियान का संचालन किस संस्था द्वारा किया गया? तो दोस्तों कौन सी संस्था के द्वारा? तो ये सरस डेयरी के द्वारा, सरस डेयरी का ये दोस्तों अभियान था। और दोस्तों ये पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जोधपुर संस्था के द्वारा दोस्तों ये अभियान का है वो संचालन है वो किया गया था, जिसमें डेयरी थी सरस डेयरी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। करंट अफेयर का प्रश्न था दोस्तों ये। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 करोड़ पौधे लगाने का दोस्तों इसमें लक्ष्य रखा गया है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न है, गिव अप अभियान के अंतर्गत अपात्र लोग सूची से हटाए गए हैं, यह अभियान किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, यहां पर देखिए अच्छा प्रश्न है, गिव उप अभियान के अंतर्गत अपात्र लोगों या अपात्र लोग सूची से हटाए गए हैं, यह अभियान किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित है। ये यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, एक मुश्त समाधान योजना 2025 के संदर्भ में सत्य कथन है। एक मुश्त समाधान योजना 2025 के संबंध में सत्य कथन है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इस योजना की राज्य सरकार द्वारा 2025-26 में की गई है। बिल्कुल सही है। योजना का प्रथम चरण 1 मई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग निगम मुख्यालय द्वारा की जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है, लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो दोस्तों कब और कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 14 फरवरी 2024 को डूंगरपुर में किया गया था दोस्तों लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 3 के अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर 66 नंबर का प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान का आधार मनोविज्ञान ही है, बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, यह भी बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा नहीं है, ये कथन है वो गलत हो जाएगा। नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वो दोस्तों अपने को बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अंतर्दृष्टि का बोध अकस्मात होता है, बिल्कुल सही है। अंतर्दृष्टि द्वारा प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। अंतर्दृष्टि में पूर्व अनुभव सहायक नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, होता है। और देखिए, अंतर्दृष्टि में कौशल की अपेक्षा समझ अधिक कार्य करती है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है, वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक है। वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक है वो क्या है? तो वो है दोस्तों पितृक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पितृक। नेक्स्ट 69 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शेषावस्था की विशेषता नहीं है? बताइए कौन सी एक शेषावस्था की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास है, अधिकाधिक अनुकरण प्रवृत्ति है, नैतिक शक्ति का अभाव है, सामाजिक चेतना का विकास, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कार्ल युंग के अनुसार वह व्यक्ति जो पर्यावरण में स्वेगात्मक द्वंद्वों और कठिनाइयों का सामना करते समय अपने आप तक सीमित रहता है तथा एकाकीपन से संतुष्ट रहता है, कहलाता है। बताइए, कार्ल युंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर दोस्तों व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये परिभाषा दी गई है कि वह व्यक्ति जो पर्यावरण में स्वेगात्मक द्वंद्वों और कठिनाइयों का सामना करते समय अपने आप तक सीमित रहता है तथा एकाकीपन से संतुष्ट रहता है, कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो अंतर्मुखी कहलाता है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 71 नंबर का प्रश्न है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत है। तो दोस्तों ये बुद्धि सिद्धांत है वो है दोस्तों त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह संबंधित है। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह संबंधित है। तो यह संबंधित है सादृश्यता का नियम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सादृश्यता का नियम। आगे देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा का विचार किसके द्वारा दिया गया है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है मैक्लेलैंड व एटकिंसन के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है, कहलाते हैं। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है, कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं दोस्तों पिछड़े बालक। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पिछड़े बालक। 75 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, अंगूर खट्टे हैं का संबंध है। अंगूर खट्टे हैं का संबंध है, तो दोस्तों वो संबंध किससे? अंगूर खट्टे हैं। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है युक्तिकरण। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों, आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें।
आप देख रहे हैं दोस्तों भाग 4, और भाग 4 के अंदर दोस्तों सूचना तकनीकी से संबंधित है। आज अपन इसमें 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं मित्रों। देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो दोस्तों ये किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 77 नंबर का प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी में निजता का क्या अर्थ है? निजता का क्या अर्थ है? निजता का अर्थ होता है अधिकृत व्यक्ति को ही डाटा के उपयोग का अधिकार, वो होता है दोस्तों निजता। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 78 नंबर का प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक कौन थे? तो दोस्तों वो कौन थे? वो थे दोस्तों यहाँ पे B.F. स्किनर थे। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? यहाँ पर देखिए 1 KB 1022 बाइट्स गलत हो जाएगा दोस्तों, 1024 बाइट्स होता है। 1 MB बराबर 1024 KB, बिल्कुल सही बात है। ये कथन है वो दोस्तों बिल्कुल सही है। 1 GB के अंदर 1022 नहीं 1024 MB होता है, और 1 TB के अंदर 1024 GB होता है, 1026 गलत दे रखा है। तो बाकी इसमें सारे गलत है बी को छोड़कर, बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से ई लर्निंग का लाभ कौन सा है? ई लर्निंग का लाभ कौन सा है? देखिए प्रशिक्षु विषय वस्तु की पुनरावृत्ति कर सकता है, बिल्कुल सही है। प्रशिक्षण प्रतिपादन आसान तथा कम खर्चीला होता है, बिल्कुल सही है। प्रशिक्षु अपनी सुविधा के समय प्रशिक्षण ले सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए अपन भाग 5 के अंदर सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 81 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ है दोस्तों अनुच्छेद है, और दूसरे में ये प्रावधान दे रखा है कि ये प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है। उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 18 में है ये, यानी कि पहले का 3 हो जाएगा। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है वो दोस्तों अनुच्छेद 26 में है, अनुच्छेद 26 में है। और अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण है, ये दोस्तों कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 29 में है। और शिक्षा का अधिकार है, ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 21 के में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 3412, 3412 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3412। 82 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। अब देखिए कौन से कथन सही है, तो कूट भाषा में अपने को सीधा सा मैं बोलूं तो कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। तो दोस्तों इसमें देखिए यह संविधान की 12वीं अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यह नगरपालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना है, बिल्कुल सही बात है। यह नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, बिल्कुल सही बात है। चौथा देखिए, इस संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 क तथा 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे, गलत हो जाएगा ये कथन भी दोस्तों। चौथा नंबर का कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें भाग 9 क है वो तो एक जोड़ा गया था, ठीक है, लेकिन साथ ही दोस्तों 18 नए अनुच्छेद है वो जोड़े गए थे। तो यहाँ पर 16 अनुच्छेद दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 कथन है वो क्या है? सही है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य के रूप में दोस्तों किसको निर्धारित किया गया है? यहाँ पर देखिए देश की रक्षा करना बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है, आयकर अदा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना बिल्कुल सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी अपना मौलिक कर्तव्य है। तो 1 3 4 ये अपने मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए
4 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का अपने को क्या करना है, चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, पंचायती राज से संबंधित ये चारों समितियां हैं। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में बनी थी, यानी कि बी आर मेहता समिति, ये 1957 में बनी थी दोस्तों। उसके बाद में अशोक मेहता समिति बनी थी जो 1977 में बनी थी, ठीक है, तो ये 1977 में। और उसके बाद में दोस्तों जी वी के राव समिति, ये बनी थी दोस्तों 1985 में। और फिर बनी थी एल एम संघवी समिति, ये बनी थी दोस्तों 1986 में। तो यहाँ पर क्रम के अनुसार अपने को जमाना है, तो क्रम के अनुसार अगर अपन इनको जमाए तो यहाँ पर 2 4 3 1 2 4 3 1 इसमें सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 85 नंबर का प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो वो विवरण प्रस्तुत करता है दोस्तों कौन सा, तो वो है भाग 11। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भाग 11। 86 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है संप्रभु, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लोकसभा अध्यक्ष। 88 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के कितने सप्ताह तक लागू रह सकता है? तो कितने सप्ताह तक? तो दोस्तों 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 89 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किसने किया? तो दोस्तों किसने कार्य किया? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी एन राव ने। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी एन राव ने। 90 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? बताइए, 9वीं अनुसूची। दोस्तों ये 9वीं अनुसूची है, ये जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मूल संविधान में 8 अनुसूची शामिल थी। आगे देखिए, यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए, न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम 5 वर्ष का हाईकोर्ट में न्यायाधीश या 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता के रूप में कार्य करना आवश्यक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। न्यायाधीश की बात कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पर 5 वर्ष होगा, अधिवक्ता 10 वर्ष होता है। आगे देखिए, यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित है? दोस्तों असुमेलित कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बनाना, ये अनुच्छेद 51 ग में है, इसका वर्णन बिल्कुल सही बात है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये अनुच्छेद 51 क 6 में है, बिल्कुल सही है। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, ये दोस्तों अनुच्छेद 51 के ज में है, बिल्कुल सही है। और देखिए, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, अनुच्छेद 49, ये गलत हो जाएगा, ये दोस्तों अनुच्छेद 50 होगा ये। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो असत्य है। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन है वो असत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए दोस्तों, राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, गलत हो जाएगा, 6 वर्ष की अवधि का होता है, ठीक है। और देखिए, राज्यसभा भारत की संसद का ऊपरी सदन है, बिल्कुल सही है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद चेयरमैन होते हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हुआ? बी नंबर का, क्योंकि बी नंबर में यहाँ पे 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष होना चाहिए था। 94 नंबर का प्रश्न है, तारांकित प्रश्नों के संबंध में असत्य कथन है?
तो दोस्तों कौन सा असत्य कथन है? देखिए यह लिखित प्रश्न होते हैं, यह लिखित नहीं मौखिक प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहला ही कथन इसमें दोस्तों असत्य है। एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न लोकसभा में पूछे जा सकते हैं। यह प्रश्न 10 दिन की पूर्व सूचना पर पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पर 2 पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 95 नंबर का प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो दोस्तों धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है सर्वप्रथम। ए नंबर ऑप्शन सही। 96 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो वो है दोस्तों प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। 97 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टीफन क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, लेकिन वेवेल नहीं थे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 98 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो वो समिति बनाई गई थी दोस्तों कौन सी? तो वो थी दोस्तों राजमन्नार समिति। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजमन्नार समिति। 99 नंबर का प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है शाहबाज गढ़ी में नहीं किया गया था दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वो लिया था दोस्तों किसने? सभी गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था दोस्तों। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 101 नंबर का प्रश्न है, एक तरफ शासक है तो दूसरी तरफ रानियां है। दोस्तों यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त प्रथम की रानी का नाम क्या था? तो उनका नाम था दोस्तों कुमार देवी। और समुद्रगुप्त की रानी का नाम था दोस्तों दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी का नाम था दोस्तों कुबेर नागा। और कुमार गुप्त की रानी का नाम था अनंत देवी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ समाचार पत्र है तो दूसरी तरफ संस्थापक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अल हिलाल, जो अल हिलाल समाचार पत्र है दोस्तों ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का है, बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया के संस्थापक थे दोस्तों एनी बेसेंट, बिल्कुल सही है। तहजीब उल आखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तहजीब उल आखलाक ये दोस्तों उर्दू भाषा का दोस्तों ये समाचार पत्र था और इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना है वो गलत हो जाएगा। और संवाद कौमुदी के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर का प्रश्न है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल कर्मानुसार अपने को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखिए सतारा, झांसी, बगाट और उदयपुर। तो दोस्तों ये देखिए लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए दोस्तों। सर्वप्रथम विलय किया गया था सतारा का, ये किया गया था दोस्तों 1848 के अंदर। फिर दोस्तों किया गया था इसमें जैतपुर एवं संबलपुर को, ठीक है, जो 1849 में किया गया था। फिर किया गया था दोस्तों बगाट को, यह किया गया था 1850 में, ठीक है। फिर किया गया था दोस्तों उदयपुर को, यह 1852 में। और फिर किया गया था दोस्तों इसमें झांसी में 1853 में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा देखिए 1 3 4 2। 1 3 4 2 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 1 3 4 2 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वापस सुमेलित करना है। एक तरफ दर्शन है, दूसरी तरफ है मोक्ष प्राप्त करने के तरीके हैं। यहाँ पर देखिए न्याय दर्शन, न्याय दर्शन ये दिया था, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। और इसमें मोक्ष प्राप्त करने के जो तरीका है वो है तार्किक चिंतन, ठीक है, तार्किक चिंतन। और मीमांसा दर्शन ये इसके प्रवर्तक थे दोस्तों जैमिनी, और इसमें वैदिक अनुष्ठान करना, ये था दोस्तों। और सांख्य दर्शन में दोस्तों वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण,
और इसके प्रवर्तक थे कपिल मुनि। और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक थे बादरायण। और आत्मज्ञान मोक्ष प्राप्ति करने का तरीका था। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास बिलग्राम का युद्ध हुआ था? कन्नौज के पास बिलग्राम का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो दोस्तों वो कारण था चोरी चोरा घटना के कारण। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों गदर पार्टी से संबंधित कौन नहीं थे? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है खुदीराम बोस नहीं थे, बाकी तीनों थे। लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र और बरकतुल्ला खां तीनों थे। सी नंबर ऑप्शन सही। 108 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? ऐसा किसने कहा था? ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल नहीं नहीं, एनी बेसेंट ने कहा था। ये किसने कहा था? एनी बेसेंट ने कहा था। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 109 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी बेलगांव अधिवेशन की, 1924 में हुआ था वो। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ये सभी को पता होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 111 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों देखिए, पक्की ईंट से बनी इमारत है, विशाल स्नानागार है, गोदीवाड़ा है, प्रथम असली मेहराब ये नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 112 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कांग्रेस के नरम दल का नेता नहीं है? नरम दल का नेता दोस्तों कौन नहीं है? तो दोस्तों अरविंद घोष नहीं है, ये गरम दल के नेता थे दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी तीनों थे। 113 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोस्तों कराची में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कराची में। 114 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े नाना साहिब ने कहाँ का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों नाना साहिब ने कहाँ का नेतृत्व किया था? यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों कानपुर में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कानपुर का। आगे देखिए, यहाँ पे 115 नंबर का प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था कालाशोक के समय। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 116 नंबर का प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? दीन ए इलाही की स्थापना है वो दोस्तों अकबर ने की थी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 117 नंबर का प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को के साथ कृषि तथा सेवाएं क्रियाकलाप संबंध है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों क्रमशः प्राथमिक तथा तृतीयक। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 118 नंबर का प्रश्न है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो अबंधता से देशी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों इसमें सही नहीं है, बढ़ावा नहीं मिला। 119 नंबर प्रश्न है, भारत में गरीबी का स्तर स्थापित होता है? तो ये स्थापित होता है दोस्तों घरेलू उपभोक्ता व्यय से। सी नंबर ऑप्शन सही। 120 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? तो वो है दोस्तों अनुकूल मंडी, ये नहीं है। सी नंबर ऑप्शन सही। 121 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1959 में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 122 नंबर का प्रश्न है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है? वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है तो दोस्तों वो है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 123 नंबर का प्रश्न है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है? शिखर स्तर के बैंक का नाम है तो वो है दोस्तों कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 124 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है तो वो है दोस्तों असंगठित क्षेत्र है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता
को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार दिए गए हैं? उपभोक्ता को कौन से अधिकार है वो दिए गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें उपभोक्ता को कौन से अधिकार है वो दोस्तों इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए, सूचित या जानकार होने का अधिकार बिल्कुल सही है, चयन का अधिकार ये भी बिल्कुल सही है, प्रतिनिधित्व का अधिकार ये भी बिल्कुल सही है, निवारण का अधिकार ये भी बिल्कुल सही है, सारे दिए गए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 126 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी प्रत्यक्ष करों को विस्थापित करने वाला संवैधानिक संशोधन कानून कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है वो? तो वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानून। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, जीएसटी। आगे देखिए, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों क्या थी? तो वो थी 2007 से 2012, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 128 नंबर प्रश्न, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन करता है? तो वो नीति आयोग करता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, नहीं 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 नहीं, एनएसएसओ करता है, एनएसएसओ करता है दोस्तों, ठीक है, ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, विश्व में सर्वोच्च ज्वार आते हैं, किस में आते हैं? तो दोस्तों ये फंडी की खाड़ी में आते हैं, सी नंबर ऑप्शन सही। 130 नंबर प्रश्न है, मानसून वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के नाम से जाना जाता है, ए नंबर ऑप्शन सही। 131 नंबर का प्रश्न है, असत्य कथन को छांटिए। दोस्तों असत्य कथन को अपने को यहाँ पर छांटना है। यहाँ पर देखिए, देशांतरीय यामोत्तर विषुवत रेखा को समकोण पर काटते हैं, ये कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, बिल्कुल सही है। देशांतरीय याम्योत्तर वर्ताकार होते हैं जो ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिलते हैं, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। देशांतर यामोत्तर ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिल जाती है, लेकिन दोस्तों देशांतरीय यामोत्तर अर्धवर्ताकार होते हैं। ये यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सत्य कथन है। आगे देखिए, मिंडानाओ खाई किस महासागर में स्थित है? तो ये कौन से महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर में है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 133 नंबर प्रश्न है, मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों सौर मंडल में, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 134 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमण दूरी सदा झुकी होती है, ये झुकी होती है दोस्तों दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री पर, यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गलत हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तो दोस्तों 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा तो ये प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ये 0 डिग्री का हो जाएगा। तो ये उल्टे दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर दोनों दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो यहाँ पर ये मकर रेखा दे रखा है, कर्क रेखा आएगा दोस्तों, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो ये अटांटिक वर्त, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर केवल और केवल 4 नंबर का सही है, बाकी इसमें सारे गलत हैं। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 136 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस पवन को बर्फ बक्सक कहा जाता है? बर्फ बक्सक कहा जाता है, तो दोस्तों ये चिनुक को कहा जाता है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सूची फर्स्ट में नगर है और सूची सेकंड में उद्योग है। यहाँ पर देखिए, डेट्रायट यूएसए उद्योग, डेट्रायट में कौन सा उद्योग है? तो दोस्तों इसमें ऑटोमोबाइल का उद्योग है। पीटर्सबर्ग जो यूएसए में है, इसमें दोस्तों लोहा एवं इस्पात उद्योग है। हेम्बर्ग में दोस्तों पोत निर्माण का उद्योग है जो जर्मनी में है। ओसाका में दोस्तों सूती वस्त्र का उद्योग है जो जापान में है। तो यहाँ पर इसमें 2, 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2, 1, 3, 4, यानी कि दोस्तों इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 138 नंबर का प्रश्न है, जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सरल रेखा में है तो ज्वार होगा, तो दोस्तों ज्वार है वो दीर्घ ज्वार होगा, यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर यात्रा करते हुए वनस्पति प्रकारों का सही क्रम क्या होगा? तो वनस्पति प्रकारों का दोस्तों सही क्रम है वो क्या होगा? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मरुस्थलीय झाड़ियां, टुंड्रा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का ज्वार भाटा उत्पन्न करने का बल लगभग है, तो दोस्तों वो है कितना, तो वो है 2.17 गुना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों भाग 6, और भाग 6 के अंदर शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 141 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के संज्ञानात्मक उद्देश्य है। तो वो उद्देश्य है दोस्तों ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और कौशलात्मक, तीनों ही है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 142 नंबर का प्रश्न है, किलपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है, तो वो है दोस्तों इसमें परियोजना विधि। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परियोजना विधि। 143 नंबर का प्रश्न है, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। सर्वश्रेष्ठ साधन है वो क्या है, तो वो है दोस्तों ग्लोब। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ग्लोब। 144 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों आगमन विधि में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, तो बताइए, तो वो अच्छी तरह से स्कोरिंग ये नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भौगोलिक यात्राएं सहायक सामग्री कहलाती है, तो ये कहलाती हैं दोस्तों क्रियात्मक सामग्री। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए, तो एक उत्तम परीक्षण दोस्तों विश्वसनीय, वेद विभेदकारी, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 148 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी शिक्षण साधन है, तो वो है दोस्तों एपी डायस्कोप। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 149 नंबर का प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है, तो वो नहीं है दोस्तों दर्शन शास्त्र। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 150 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मूल्यांकन की प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण करना, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है, और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।